क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इतिहास के कुछ पन्ने क्यों अंधेरे में दबा दिए गए? एक ऐसी घटना जो जलियांवाला बाग से 4 गुना ज्यादा भयावह थी, लेकिन उसका जिक्र हमारी किताबों में कहीं नहीं। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ की पहाड़ी, जहां 1500 आदिवासियों का खून बहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने सम्मान और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई। ये कहानी है गोविंद गुरु की, भील आदिवासियों की और एक ऐसे बलिदान की जिससे हमारा देश भूल गया। दोस्तों, जय भीम जोहार। इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं, बल्कि वह नींव है जो किसी देश के भविष्य को आकार देता है। अगर इसे सही और निष्पक्ष ढंग से पढ़ाया जाए तो यह नई पीढ़ियों में आत्मसम्मान, साहस और देशभक्ति की भावना को जगा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों भारत की युवा पीढ़ी को उनके देश का पूरा और सच्चा इतिहास नहीं बताया जाता है? क्यों कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारी गौरव और बलिदान का प्रतीक है, इतिहास की किताबों से गायब है? आज मैं आपको एक ऐसी अनकही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मानगढ़ नरसंहार की। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भयावह था, फिर भी इसे राष्ट्रीय चेतना में वही स्थान नहीं मिला जिसका यह हकदार था। क्या आदिवासियों का बलिदान इस देश के लिए कम मायने रखता है? आइए इस दर्दनाक और प्रेरक कहानी को समझते हैं। दोस्तों, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा बागड़ क्षेत्र लोक परंपराओं, संस्कृति, समृद्धि और जनजीवन के रंगों से भरा हुआ है। यहाँ की मिट्टी में स्वतंत्रता की चेतना और आत्मगौरव हमेशा से गूंजता रहा। भले इस क्षेत्र को आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाता हो, लेकिन आत्मसम्मान के मामले में यह कभी पीछे नहीं रहा। यहीं अरावली पर्वत श्रृंखला में बसी मानगढ़ पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने इतिहास के पन्नों को खून से रंग दिया। यह नरसंहार न केवल आदिवासियों के शोषण के खिलाफ उनके साहसिक प्रतिरोध को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे इस देश के कुछ हिस्सों को जानबूझकर भुला दिया गया। दोस्तों, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर जो हुआ वह जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से भी अधिक भयावह था। जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर 379 से 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, लेकिन मानगढ़ में करीब 1500 आदिवासियों को बेरहमी से मार डाला गया। यह नरसंहार जलियांवाला से 4 गुना अधिक विवत्सा, फिर भी इसे इतिहास की किताबों में 2 पंक्तियां भी नसीब नहीं हुई। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि यह आदिवासियों की कहानी थी? क्या इसलिए कि यह राष्ट्रीय आख्यान में फिट नहीं बैठता था? इस नरसंहार के पीछे की कहानी गोविंद गुरु, गोविंद गिरी से शुरू होती है, जिन्होंने भील आदिवासियों को एकजुट करके उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 20वीं सदी तक आदिवासियों ने अंग्रेजी सत्ता और स्थानीय रियासतों के अत्याचारों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। मानगढ़ नरसंहार इस लंबी परंपरा का हिस्सा था, जो दर्शाता है कि कैसे भील समुदाय ने अपने अधिकारों और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। दोस्तों, भारत में आदिवासियों का इतिहास शोषण और प्रतिरोध की गाथाओं से भरा है। 18वीं सदी के पलामू विद्रोह 1770-71 से लेकर 20वीं सदी में नागा रानी गाइदिनेलियो के संघर्ष 1932 से 47 तक आदिवासियों ने अपनी जमीन, जंगल और जल के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजी सत्ता और स्थानीय सामंतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजस्थान में अंग्रेजों और रियासतों ने मिलकर आदिवासियों की पुश्तैनी संपदा को छीना, बेगार प्रथा को थोपा और भारी करों का बोझ डाला। इन अत्याचारों के खिलाफ आदिवासियों ने जगह जगह विद्रोह किए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भील आदिवासियों ने क्रांतिवीर तत्या टोपे का साथ दिया। बांसवाड़ा पर कब्जा करने में उनकी भूमिका अहम थी। लगभग 4000 आदिवासियों ने तत्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी, लेकिन धोखे से तत्या टोपे को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। फिर भी इस विद्रोह की चिंगारी बुझी नहीं। यह आग बागड़ के भील समुदाय में सुलगती रही और गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर एक बार फिर भड़क उठी। गोविंद गुरु का जन्म 1857 में डूंगरपुर जिले के बिरसा गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ। व्यक्तिगत त्रासदियों ने उन्हें अध्यात्म की ओर मोड़ा और उन्होंने बूंदी कोटा अखाड़े के साधु राजगिरी से दीक्षा ली। अपने गाँव में धुनी स्थापित कर उन्होंने भील समुदाय को सामाजिक और धार्मिक सुधारों की शिक्षा दी। उनके विचारों ने भीलों में आत्मसम्मान
सम्मान और स्वतंत्रता की भावना जगाई। उन्होंने भगत पंथ आंदोलन शुरू किया, जिसके तहत भीलों ने शराब छोड़ना शुरू किया और सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति की राह अपनाई। गोविंद गुरु का प्रभाव बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ और गुजरात के कुछ हिस्सों में फैल गया। उन्होंने प्रत्येक गांव में धुनी स्थापित की और कोतवाल नियुक्त किए, जो धार्मिक और सामाजिक मामलों को संभालते थे। यह एक तरह से समानांतर शासन व्यवस्था थी, जिसने स्थानीय रियासतों और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संगठित संघर्ष था। आदिवासी संस्कृति और उनकी विश्व दृष्टि ने भील समुदाय की प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और उनके जल जंगल जमीन के साथ गहरे रिश्ते को उजागर करना, जो उनके प्रतिरोध का मूल कारण था। यह दर्शाया गया कि उनके संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पर्यावरणीय भी था। यही वजह रहा गोविंद गुरु की विरासत उनके सामाजिक सुधारों जैसे शिक्षा, समानता और महिलाओं के उत्थान पर जोर को और विस्तार से बताता है। दोस्तों, गोविंद गुरु न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने भील समुदाय को न केवल अंग्रेजी और रियासती शोषणों के खिलाफ एकजुट किया बल्कि सामाजिक कुरीतियों जैसे शराबखोरी, बाल विवाह और अशिक्षा के खिलाफ भी जागरूकता फैलाई। उनकी शिक्षाएं भीलों की प्रकृति केंद्रित विश्व दृष्टि से गहराई से जुड़ी थी, जो जंगल, जमीन और जल को अपनी पहचान का हिस्सा मानते थे। 1818 की संधि के बाद जब अंग्रेजों ने उनकी पुश्तैनी वन संपदा छीन ली, तो यह उनके लिए केवल आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान पर हमला था। गोविंद गुरु ने इस अन्याय को पहचाना और इसे अपने आंदोलन का आधार बनाया। उनके संप सभा ने न केवल स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी बल्कि सामाजिक समानता और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उनके गीत जैसे भुरेटिया नी मानू रे मतलब अंग्रेजों मैं तुम्हें नहीं मानता, केवल विद्रोह का नारा नहीं था बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक था। यह गीत आज भी बागड़ के भील समुदाय में गूंजता है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखता है। लेकिन मानगढ़ की त्रासदी, एक सुनियोजित नरसंहार 1913 में गोविंद गुरु अपने अनुयायियों के साथ मानगढ़ पहाड़ी पर जमा हुए। हर साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता था, जहाँ हजारों भील धुनी में घी और नारियल चढ़ाने आते थे। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन था, लेकिन संत रामपुर के राजा ने इसे विद्रोह की साजिश बताकर अंग्रेजों को भड़काया। 17 नवंबर 1913 को जब हजारों भील महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हवन और पूजा में व्यस्त थे, तब अंग्रेजी सेना ने पहाड़ी को घेर लिया। मशीन गनों और तोपों से लैस सैनिकों ने अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। लगभग 1 घंटे तक निहत्थे भीलों ने प्रतिरोध किया, लेकिन आधुनिक हथियारों के सामने वे टिक नहीं सके। करीब 900 लोग मारे गए और उतने ही घायल हुए। गोविंद गुरु सहित 900 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में गोविंद गुरु को थानेदार की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में 10 साल की कैद में बदल दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध की जीत के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कुशलगढ़ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। 20 अक्टूबर 1931 को गुजरात के कंबोई गांव में उनका निधन हो गया, जहां आज भी उनकी समाधि पर मेला लगता है। दोस्तों, इतिहास की इतनी बड़ी अनदेखी की एक सामाजिक अन्याय मानगढ़ नरसंहार को इतिहास की किताबों में क्यों जगह नहीं मिली? यह सवाल केवल एक घटना तक सीमित नहीं बल्कि यह उस बड़े पक्षपात को दर्शाता है जो भारत के इतिहास लेखन में आदिवासी समुदायों के साथ हुआ। मुख्य धारा का इतिहास अक्सर शहरी और कुलीन वर्गों के संघर्षों पर केंद्रित रहा, जबकि आदिवासियों के बलिदान को हाशिए पर रखा गया। यह नरसंहार न केवल एक त्रासदी था बल्कि यह भील समुदाय के साहस, एकता और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक था। मानगढ़ नरसंहार की कहानी आज भी प्रासंगिक है। आज आदिवासी समुदाय जंगल, जमीन और जल के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए उनके आंदोलन गोविंद गुरु की विरासत को आगे बढ़ाते हैं। मानगढ़ हमें सिखाता है कि इतिहास का सच सामने लाना केवल अतीत को समझने के लिए नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। दोस्तों, मानगढ़ नरसंहार हमें सिखाता है कि इतिहास का हर पन्ना महत्वपूर्ण है। गोविंद गुरु और उनके अनुयायियों का बलिदान हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार रहना चाहिए। आज हर साल 17 नवंबर को मानगढ़ में शहीदी मेला आयोजित होता है, जहां आदिवासियों के बलिदान को याद किया जाता है। लेकिन क्या राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना की अनदेखी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है? हमें अपने इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है ताकि गोविंद गुरु जैसे नायकों को और मानगढ़ जैसे बलिदानों को वह सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। यह न केवल आदिवासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर अपने इतिहास को जाने, समझें और इसका सम्मान करें, क्योंकि जब हम अपने अतीत को नहीं समझेंगे हम अपने भविष्य को मजबूत नहीं बना सकते। दोस्तों, अगर आप मानगढ़ के इन अनसुने
नायकों की गाथा को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस कहानी को और कैसे जीवंत रखना चाहेंगे। दोस्तों, आपका साथ हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है। तो आइए इस इतिहास को फिर से जागृत करें। साथ मिलकर आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।